नमस्कार साथियों, तैयारीपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चक्रधर पांडे और हम लोग आज से रीट मेंस के लिए जो मैंने आपसे वादा किया था, जो बोला था कि एक महीने पेपर है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस थ्रू रिवीजन करने वाले हैं, है ना। और उसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के समक्ष आज ये लेकर के आया हूँ। क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे। जो आपका फर्स्ट पेपर है, मैंने कहा था कि फर्स्ट पेपर से हम लोग शुरुआत करेंगे और एसएसटी का भी पेपर हम लोग करवाएंगे टोटली, है ना। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है, इसमें सबसे पहले हमें सिलेबस डिस्कशन करना जरूरी है। सबसे पहले आज से मैं राजस्थान का भूगोल स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही राजस्थान पॉलिटी भी पढ़ाई जाएगी आपको, शिक्षा मनोविज्ञान भी पढ़ाया जाएगा, उसमें जो करंट अफेयर्स हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी, कला संस्कृति हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी। यानी टोटल फर्स्ट पेपर हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भूगोल, और भूगोल में सबसे पहले ये राजस्थान का भूगोल आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और राजस्थान का भूगोल में सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये 6 से 8 तक के लिए जो लेवल के लिए जो रीड पेपर होता है सेकेंड लेवल, उसका है सिलेबस, और उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग इसी के साथ में पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बाद हम लोग मानसून तंत्र एवं जलवायु को डिस्कस करेंगे। फिर साथ में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपवाह तंत्र, और फिर हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की वन मृदा, फिर वन्य जीव जंतु एवं वन्य जीव संरक्षण एवं अभ्यारण्य, मृदाएं एवं मृदा क्षरण की हम बात करेंगे, राजस्थान की मुख्य फसलों की बात करेंगे, और साथ में फिर जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात की हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के जनजातियां एवं जनजातियों के क्षेत्रों के बारे में, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, और राजस्थान के ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय सॉरी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और जो है कि अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। फिर राजस्थान का पर्यटन स्थल हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। राजस्थान में यातायात के साधन यानी परिवहन की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के साथ हम लोग रिवीजन करेंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके समक्ष जो है कि यहाँ पर जो भी ये क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामों से आए हुए क्वेश्चन है ना। और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो ये हमें जो है कि बहुत ज़्यादा है जानना जरूरी, क्वेश्चंस थ्रू रिवीजन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है आपके भौगोलिक स्वरूप से। ठीक है, भौगोलिक स्वरूप से क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ आपको, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, प्राकृतिक भाग एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ दिया है औसत वर्षा। ठीक है, प्राकृतिक भाग और औसत वर्षा की बात करें, सुमेलित करना है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ ये बताना है कि कौन सा किससे सुमेलित है। ठीक है, तो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की बात करें तो ये किससे सुमेलित है, 12 से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है कि उत्तरी पश्चिमी जो रेगिस्तान है वहां पर 12 से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सही बात है क्या? हाँ जी, ये जो है कि आपका गलत है, बिल्कुल ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको अगर मैं मिटा दूं आपको फिर से, तो आप यहाँ पर देखिए कि इसका जो आंसर है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की बात करें तो हाँ 12 से 15 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदान की बात करें तो 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश की बात करें तो 20 से 90 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में, और दक्षिण पूर्वी पठार की बात करें तो 75 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। तो इसका आंसर जो है ये आपका 4 हो जाएगा, 1 2 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। ठीक है, भारत के हम लोग भौतिक स्वरूप पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारत में जैसे आप यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं समझाने के लिए पहले आप समझ लीजिए इस चीज को। ठीक है, कि भारत की अगर हम बात करें बच्चों, तो इस प्रकार से अगर हम भारत की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि भारत को हम लोग जनरली जो पर्वतीय प्रदेश है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं अभी मिटा दूंगा, अभी मैं कह रहा हूँ, जैसे इस तरीके से जो पर्वतीय प्रदेश है इसे हम लोग हिमालय प्रदेश कह देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, हिमालय प्रदेश कह देते हैं। और
उसके बाद में उसके जस्ट नीचे आते हैं तो हम उत्तर का विशाल मैदान की बात करते हैं कि यहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान है ना। इस प्रकार से अगर ये वाली हम बात करें तो ये जो भाग होता है इसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कह देते हैं, है ना, प्रायद्वीपीय पठार कह देते हैं। और ये वाला जो भाग है ये पश्चिमी मरुस्थल का भाग हो जाता है, इसमें राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र वगैरह आ जाता है ना, पश्चिमी मरुस्थल का भाग हो जाता है। और फिर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये पूर्वी तटीय मैदान की बात हम करते हैं, पूर्वी तटीय मैदान, और यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैं एक बार आपको समझाने के लिए बताया कि इस प्रकार से भारत का, तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये क्या पूछ रहा है कि किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है, ठीक है। उत्तरी बृहद मैदान की अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये कह रहा है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान, तो राजस्थान कहाँ पर है, ये पश्चिम में, जो पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना, ये क्या है, भारत का हिस्सा यहाँ पर है। तो राजस्थान की बात करें तो यहीं पर राजस्थान भी है। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, उत्तरी बृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार, या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उत्तरी बृहद मैदान, तटीय मैदान या प्रायद्वीपीय पठार, या प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बताइए। तो पर्वतीय प्रदेश तो इसमें है नहीं, तो पर्वतीय प्रदेश जिसमें भी ये काट दो, पर्वतीय प्रदेश यहाँ है तो ये आएगा नहीं, चौथा वाला आएगा नहीं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ये जो आपको दक्षिण पूर्वी पठारी भाग आता है ना राजस्थान का, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तरी बृहद मैदान आपका राजस्थान का पूर्वी मैदान है, ये भी उत्तरी बृहद मैदान में आता है ना। प्रायद्वीपीय पठार भी आता है इसमें। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि तटीय मैदान आता नहीं है, तटीय मैदान नहीं आता तो तटीय मैदान काट दीजिएगा। यहाँ उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नहीं आता, इसको काट दीजिएगा। तो सुमेलित क्या हो रहा है, उत्तरी बृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नहीं आता, इसको भी काट दीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा आपका क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आ जाएगा आंसर उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1, उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा यहाँ पर ये है आपका, ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना, फटाफट क्वेश्चन करते जाते हैं, ये आपके एग्जाम में जो है कि पूछा जा सकता है, आप रिवीजन करिए। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है, गलत पूछा है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है ना। दूसरा क्या आंसर है आपको, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है ना। क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। पश्चिमी बालुका मैदान तेथिस सागर का अवशेष रूप है, या दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ठीक है। इसमें से कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताऊं आपको, यहाँ पर भी आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि आप एक बात बताइए कि अगर हम इस भारत की बात करें, है ना, इस भारत की थोड़ा सा इसको समझिएगा, है ना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, समझ जाइएगा। इस प्रकार से अगर हम भारत की बात करें बच्चों, तो सिंधु नदी कहाँ है, भारत के सिंधु नदी, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पर तिब्बत का पठार है, यहाँ मानसरोवर झील से निकलती है और हिमालय को काटते हुए जाकर के कहाँ गिर जाती है, ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है, अरब सागर में गिर जाती है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए मैं क्यों बताया इस चीज को। यहाँ देखिए, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है भाई, सही है ना। प्री कैम्ब्रियन काल की ये श्रेणी है, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में ये गिनी जाती है। उसके बाद हम बात करें उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है। सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान भाई पाकिस्तान थोड़ी है ये, सिंधु नदी द्वारा जो निर्मित मैदान, एक तो देखो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, जैसे यहाँ से पंचनद निकलती है, झेलम निकलती है, चिनाब निकलती है, रावी, ब्यास, सतलज जो है वो पंजाब का मैदान कहलाता है। तो भारत का पंजाब का मैदान अगर हम बात करें तो सिंधु के सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है उत्तर पूर्वी मैदान, ये राजस्थान की बात कर रहा है ना, यहाँ पे राजस्थान के धरातलीय स्वरूप की बात कर रहा है। तो पूर्वी मैदान क्या सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान है? नहीं। तो ये जो है गलत हो जाएगा और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत पूछा है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा कि यही वाला ऑप्शन क्या है, आंसर गलत है आपका ऑप्शन। बाकी पश्चिमी बालू का मैदान तेथिस सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही बात है ये। और दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, बिल्कुल ये भी सही बात है, ठीक है। इसको देखने के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, और यही पूछा है।
तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन से कथन सत्य पूछा है। यहाँ पे सत्य, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ गलत भी होंगे और कुछ सही भी होंगे, थोड़ा सा बड़ा है ये, है ना, तो इसको थोड़ा हम लोग देख लेंगे। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। देखो पहले हम लोग सारा ऑप्शन एक बार देख लेते हैं बच्चों, है ना। पहली बात तो ये कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा है। देखो यहाँ पर मुख्य सीमा भ्रंश तो है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात हो रही है, मुख्य सीमा की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अरावली है ना, अरावली महान सीमा भ्रंश द्वारा जो है कि महान सीमा भ्रंश, ये विंध्याचल और हमारा जो अरावली है उसके बीच में महान सीमा भ्रंश पाया जाता है। क्या पाया जाता है, महान, न कि मुख्य। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा एक तरह से। पहले इसको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद दूसरी की बात करें तो पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, ठीक है। क्या ये सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि ये पश्चिमी रेतीला जो मैदान है उसमें इस पश्चिमी रेतीले मैदान को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है वह क्या है, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं हम लोग पहले भाग को, और दूसरा जो भाग है उसे हम कहते हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ देख रहा है कि बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कौन सा है, ठीक है। तो मुक्त कितना है, 41.50% क्षेत्र जो है बालुका स्तूप मुक्त है। यहाँ पे बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तीसरी बात करें हम लोग संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बिल्कुल सही है ये चीज। अरावली पर्वत जो वर्तमान में है अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे 2, 3 और 4 यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक गलत हो जाएगा, और एक क्यों गलत हो जाएगा आपको बताया। यहाँ मुख्य सीमा नहीं बल्कि ये महान सीमा है। मुख्य सीमा हिमालय में जो है मुख्य सीमा भ्रंश हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। मुख्य सीमा भ्रंश महान हिमालय और जो है कि ट्रांस हिमालय को ये अलग करता है। तीसरी की बात करें अगर क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन है गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। गतिशील यानी स्थानांतरित की बात हम लोग करें कि क्या कहते हैं। देखो ऐसा है कि जो बरखान होते हैं ना, बरखान जो होते हैं बालुका स्तूप, ये क्या करते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं, है ना। ये स्थानांतरित होते रहते हैं बच्चों, ठीक है। ये स्थानांतरित होते रहते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता है ना। और ज्यादातर इन पे वनस्पतियां, जिन बालुका स्तूपों पे वनस्पतियां नहीं पाई जाती है, वो ज्यादातर स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो। तो इस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे ढोर, रोहिड़ा, खेजड़ी और धरियन, तो ये तो सारा जो है कि क्या कह रहा है, रेत का टीले की बात हो रही है। तो ये रेत की टीला थोड़ी है। रोहिड़ा तो फूल है, खेजड़ी वृक्ष है हमारा, ठीक है। इसको राज्य वृक्ष भी कहा जाता है। रोहिड़ा फूल हमारा राज्य फूल है, और ढोर नहीं। यहाँ धरियन, या स्थानीय भाषा में इसे धरियन कहा जाता है, ठीक है। धोरे या धरियन की बात हम लोग करते हैं, धोरे या धरियन की बात हम लोग करते हैं, धोरे या धरियन, है ना। ये जो बालुका स्तूप है इनको स्थानीय भाषा में धोरे या धरियन के नाम से जाना जाता है, और ये स्थानांतरित होते रहते हैं, है ना। स्थानांतरित होते रहते हैं, गतिशील है या स्थानांतरित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा धरियन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं। प्लाया झील, अरावली पर्वत पे प्लाया झीलें मिलती हैं, नहीं। प्लाया झीलें वहां मिलेंगी जहां रेगिस्तान पाया जाता है, ठीक है। कहां पर, रेगिस्तानी भाग में, है ना, रेगिस्तानी भाग में, रेगिस्तानी भाग, ठीक है। क्योंकि ये खारे पानी की झीलें होती हैं प्लाया झीलें। कैसे, जैसे मान लो प्लाया झीलें किसको कहते हैं, मान लीजिए 2 बालुका स्तूप है, ठीक है। ये 2 बालुका स्तूप है, एक ये, है ना। अब ये जो बालुका स्तूप हैं इनके बीच में जो जगह है, मान लीजिए वर्षा हुई, जब ये वर्षा होती है ना, ये वर्षा होती है, तो इनके बीच में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, पानी भर जाता है। इनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्लाया झील कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाया झील कहते हैं, ठीक है, प्लाया झील। और ये जो क्या होते हैं, ये खारे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लाया झीलें जो होती हैं वो खारी होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये रेगिस्तान में जो नमक के कण पाए जाते हैं, नीचे से ये रिस करके ऊपर आते हैं, और ये जो झीलें होती हैं वो खारी झील होती हैं, प्लाया झीलें, और रेगिस्तान में पाई जाती हैं। ज़्यादातर थार के मरुस्थल में, पश्चिमी जो मरुस्थलीय भाग है वहाँ पाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका थार का मरुस्थल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे की बात अगर हम करते हैं
प्लाया झीलों की बात अगर हम करें, उसके बाद में हम बात करें अगर किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है ना। गोडवाड़ प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना किसकी बात हो रही है बच्चों, गोडवाड़ प्रदेश की बात हो रही है ना, गोडवाड़ प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हाड़ौती का पठार या गग्गर प्रदेश, है ना। गोडवाड़ प्रदेश की यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को गोडवाड़ नहीं कहा जाता। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है ये इसमें जो क्षेत्र आते हैं गोडवाड़ प्रदेश से पश्चिमी शुष्क प्रदेश जो होते हैं वो गोडवाड़ प्रदेश कहे जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान का जो अर्धशुष्क मैदान होता है ना, इसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और मुख्यतया जो आपका लूनी बेसिन है, क्या है, लूनी बेसिन, है ना, लूनी बेसिन के जो क्षेत्र है ना, इनको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है ना, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे सर लूनी बेसिन का क्षेत्र कौन सा है। देखो लूनी बेसिन का वो क्षेत्र होगा जहां से लूनी नदी होकर के बहती होगी। तो लूनी नदी आपको पता है अजमेर जो है कि कहाँ से पड़ती है, नाग पहाड़ी, अजमेर का जो है कि अजमेर के नाग पहाड़ी से निकलती है, ये नाग पहाड़ी से, है ना, नाग पहाड़ी से होते हुए ये अजमेर, नागौर, पाली और बाड़मेर के बालोतरा नामक स्थान पर जो है कि क्या है इसका पानी खारा हो जाता है, बाकी मीठा रहता है, और फिर वहां से जा करके कच्छ के रण में ये विलीन हो जाती है। तो ये चीजें नदियों में हम लोग पढ़ने वाले हैं। खासकर जो जहां जहां से ये गुजरती है ना, उसे गोडवाड़ प्रदेश के रूप में जाना जाता है, लूनी बेसिन के क्षेत्र को। तो ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश ही आ जाएगा इसमें। आपको पता है बाड़मेर वाला जिला, जो नागौर वाला जिला है, पाली वाला जिला है, ये सब कहाँ आता है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश में आता है, पाली जिला वगैरह, है ना, ठीक है। तो गग्गर वगैरह होगा नहीं, हाड़ौती का पठार है नहीं, इसका आंसर जो होता है आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है पूछा है। यहाँ शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु है, बिल्कुल सही बात है, अर्धशुष्क एवं शुष्क जलवायु यहाँ पाई जाती है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, हाँ बिल्कुल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, यहाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, हाँ बालू के स्तूप पाए जाते हैं, लेकिन सदाबहार वन नहीं पाए जाते। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह संबंधित नहीं है पूछा है, क्या नहीं है, संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है, कौन सी विशेषता, थार के मरुस्थल से, ठीक है, थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है। तो थार के मरुस्थल में सदाबहार वन पर थोड़ी पाए जाएंगे यार, थार के मरुस्थल में क्या होता है, बालू बालू होता है, बालू ही बालू है। यहाँ पे सदाबहार वन कहाँ, सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे, सदाबहार, है ना, बहार, सदाबहार वनों की अगर हम बात करें तो ये सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे बच्चों, सदाबहार वन पाए जाएंगे आपके राजस्थान में दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, है ना, पठारी प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर पाए जाएंगे। भारत की बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान में नहीं, पश्चिमी तटीय मैदान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, और असम वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी पूर्वोत्तर की जो क्षेत्र है वहां पर पाए जाते हैं, है ना। और भारत में पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, और आपके राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। सदाबहार वन का मतलब ये होता है कि जो सदाबहार वन होते हैं यह एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, है ना, एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, सारे वृक्ष एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, ठीक है। पत्तियां नहीं गिराते का मतलब समझ रहे हो कि ये जो पतझड़ होता है ना, एक साथ में नहीं होता है, इसमें अलग अलग जो है कि मौसम होता है, पत्तियां इनके गिराने का अलग अलग मौसम होता है। तो इसलिए लगता है कि सारे जो पेड़ होते हैं इसमें अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमेशा ये वन जो है हरा भरा रहता है, इसलिए इसे सदाबहार वन कहा जाता है, समझ रहे हो। चलो तो नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, कथन यहाँ पर और कारण दिया हुआ है। कथन कह रहा है कि पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है, कारण क्या है इसका कि थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है ना, सही बात है क्या, आप बताइए जरा फटाफट, तो है ना, क्या कह रहा है ये कि पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है, सही बात है ना, पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति कम तो है ना। और क्यों वनस्पति कम है पश्चिमी रेगिस्तान में भाई, अगर हम बात करें राजस्थान की, अब आपको ये तो पता होगा, राजस्थान तो बनाने की जरूरत नहीं, जैसे मान लीजिए ये राजस्थान की अगर हम बात करें, है ना, अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहां से अगर हम बात करें, ये है ना, ये क्या है, यह हम अगर बात करें कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, 50 सेंटीमीटर क्या है बच्चों, वर्षा रेखा है।
जो कि राजस्थान को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसे कहते हैं पूर्वी राजस्थान और इसे कहते हैं पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः क्या पाया जाता है? बालू पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? ये रेत वगैरह पाए जाते हैं पश्चिमी रेगिस्तान में ज्यादातर, यहाँ पर पूर्वी रेगिस्तान में नहीं। तो यहाँ वनस्पतियों का अभाव है। क्या है? वनस्पति का अभाव ना, वनस्पति का अभाव यहाँ पे देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पेड़ वर्षा कम होती है। क्यों वर्षा कम होती है? क्योंकि ये जो अरब सागर से जो हवाएं आती है ना, अरब सागर से जो हवाएं आती हैं ये इस प्रकार से आती हैं, और इन हवाओं के समानांतर ये अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। ठीक है, ये मान लीजिए अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है? इन हवाओं के समानांतर विस्तृत है। तो ये हवाएं क्या है, यहाँ पर बिना रुके सीधे आगे निकल जाती हैं। आगे कहाँ निकल जाती हैं? धर्मशाला में जाकर के वहां वर्षा करती है, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ वर्षा नहीं होती है। दिल्ली में थोड़ी बहुत वर्षा होती है, बाद में जाके हिमाचल प्रदेश में होती है। राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, ये भाग शुष्क रह जाता है। इसलिए यहाँ पर जब वर्षा नहीं होगी तो रेगिस्तान होगा, और रेगिस्तान होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो इसका कथन सही है और कारण भी इसका सही है, बिल्कुल सही है ना। अब आगे की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। बरखान या बरकान की बात हो रही है। स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है? बरखान। बरखान आपको सबको पता है, मरुस्थलीय प्रदेश में बरखान पाए जाते हैं। ठीक है, मैदानी प्रदेश में बरखान होते नहीं है। बरखान क्या होते हैं? बरखान होते हैं बच्चों बालू का स्तूप। क्या होते हैं? बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, स्तूप, बालू का स्तूप। ठीक है, आगे की बात करें। लूनी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो लूनी बेसिन को अभी आपने हाल ही में देखा, यहाँ पर गोडवार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लूनी बेसिन का जो क्षेत्र है वो गोडवार क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र यहाँ पर है ही नहीं, प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है। गोंडवाना क्षेत्र कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को जो है गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अक्सर कोयला वगैरह मिलता है। शेखावटी क्षेत्र, मावली क्षेत्र ये अलग ही है। सीकर चूरू झुंझुनू वाला जो भाग आता है वो शेखावटी में आता है। ठीक, तो गोडवार जो है क्या है? ये लूनी बेसिन का क्षेत्र होता है। लूनी बेसिन का है ना, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन का क्षेत्र जो होता है उसे गोडवार क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है ना? सुमेलित है पूछा है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में पूछा गया है, 19 में आया था क्वेश्चन। बांगर, बूंदी, बागड़, बांसवाड़ा, भाकर, सीकर, गिरवा, डूंगरपुर। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर तो बांगर बूंदी बिल्कुल नहीं है, सुमेलित पूछा है। बागड़ जो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है ना, बांसवाड़ा है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? वागड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को। ठीक है, गिरवा भाकर जो है कि ये उदयपुर में मिलता है, तो सीकर डूंगरपुर गलत है इसका आंसर, है ना। ओके, ठीक है, बागड़ प्रदेश जो है झुंझुनू, सीकर, पूर्वी सीकर, नागौर, है ना। बागड़ प्रदेश सुमेलित है। कौन सा? सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर सुमेलित है आपका 2, वागड़ प्रदेश सुमेलित है। ठीक है, वागड़ प्रदेश आपका सुमेलित है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ठीक है, बांसवाड़ा के साथ साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, है ना, डूंगरपुर, है ना, ये इसके अंतर्गत आता है ना। वागड़ और बांगर प्रदेश में कंफ्यूज नहीं होना है ना। भाकर, गिरवा ये उदयपुर में है। बांगर ये आपका कहाँ पर है? बांगर आपका आ जाता है बांगर प्रदेश, सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होता है आपका वागड़ हो जाता है। आगे की बात करें, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? तो नाग पहाड़ से आपकी जो लूनी नदी है नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर में नाग पहाड़ है ना। नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर में है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से निकलती है बच्चों लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी यहाँ से निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की बात अगर हम करें, चलो नाग पहाड़ हो गया। चलो, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। कारण क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। संपूर्ण राज्य में कहां से कहां तक? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार इसको मिटा देते हैं। अब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की अगर हम बात करें तो क्या ये सही है? जो अरावली है, अरावली किस प्रकार से फैली है? इस प्रकार से फैली है। ठीक है, इस प्रकार से।
और मैप में अगर हम बात करें तो इधर की तरफ क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर होता है बच्चों पश्चिम, इधर की तरफ होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो अगर हम बात करें अरावली कैसे फैली है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व फैली है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो बिल्कुल सही बात है, ये कारण वाला सही है। ये अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। हाँ ठीक है, सीमित करती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों एक हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों सीमित करती है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान ज्यादा है ना, यहाँ पर रेगिस्तान ज्यादा है। यह क्या है कि उड़ करके पूरब की तरफ आना चाहता है ना, आना चाहता है। तो ये जो है कि जो नजदीकी यहाँ वाले जो क्षेत्र है ना, ये अरावली ज्यादातर हिस्सों में, यहाँ पर इधर की जो हिस्से है ये सेफ बच जाते हैं। रेगिस्तानी भाग जो है, मतलब रेत जो है उड़ करके यहाँ पर नहीं आ पाती है। किसके कारण ये अरावली पर्वतीय प्रदेश के कारण, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, ये भी बात सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, प्रभावित है भाई साहब। राजस्थान की अनेक नदियां का उद्गम स्थल अरावली है ना। तो अगर इसकी हम बात करें बच्चों, तो इसमें जो आपका जो आंसर हो जाएगा नाग पहाड़, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखो, जैसे हमने क्या कहा कि राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। ये क्या कह रहा है, कहने का मतलब वर्षा का जो वितरण है क्या प्रभावित नहीं है। देखो मैंने अभी कहा कि इस तरह प्रकार से अगर अरावली विस्तृत है तो यहाँ से जो हवाएं होती हैं, ये हवाएं सीधी निकल जाती हैं, यहाँ वर्षा नहीं कर पाती, ठीक है। अगर ये अरावली सपोज करिए इस प्रकार होती तो तब तो ये हवाएं यहाँ रुक जाती, और रुक जाने के बाद में वर्षा करती तो पश्चिमी राजस्थान हरा भरा होता, है ना, होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता। तो इसका मतलब क्या है, ये वर्षा को प्रभावित कर रही है, ठीक है, वर्षा को प्रभावित करती है ये अरावली। तो ये वाला ये क्या कह रहा है, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये। 1 2 4 सही है, इसमें 1 सही है, 2 सही है और यहाँ पर 4 सही है। 1 2 4 कहाँ पर है, 1 2 4, 2 वाला आंसर आपका सही है, ठीक है। आगे की बात करें, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण क्या है, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल तो उच्चतर है। बिल्कुल सही बात है। कैसे सही बात है कहोगे सर, बता दो, लो बता देता हूं। देखो अब यहाँ पर फिर से मैं बात करूं अगर अरावली की, तो ये अरावली है, ठीक है, अरावली है ना, ठीक है। अब जो भारत में जो बंगाल की खाड़ी वाला जो मानसून है वह जो है कि ऐसे लौट करके जब पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ता है ना, तो राजस्थान पश्चिम भाग में है, तो सबसे पहले राजस्थान के पूर्वी भाग में टकराता है, झालावाड़ से ये अंदर घुस जाता है मानसून, ठीक है, मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है झालावाड़ को। तो यहाँ से झालावाड़ से क्या होता है, ये प्रवेश करता है और बाद में फिर यहाँ पर वर्षा करता है, पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है, और वहीं पर पश्चिमी राजस्थान वृष्टि छाया प्रदेश में, कहाँ पर, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, और यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर यह कह रहा है कि पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल उच्चतर है और अरावली की पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, एक सही है इसका, है ना, ये नहीं, एक सही है इसका, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। बनास मैदान की बात कर रहे हैं, मैं बनास नदी, बनास मैदान की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बनास मैदान की अगर हम बात करें बच्चों, तो यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इसकी औसत चौड़ाई क्या है, इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 150 से 300 मीटर है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है और इसका ढाल पश्चिम की ओर है, ठीक है। इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, बिल्कुल सही है। ये गलत बात कह रहा है, क्योंकि
नदी के बेसिन में तो कृषि होती है ना भाई, है ना। तो मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त कैसे हो जाएगा, नहीं है। चंबल का मैदान एक बार अपन बोल सकते हैं कि चलो खड्ड वड्ड ज्यादा है ना, वहां पे बीहड़ है तो ज्यादा कृषि नहीं हो पाती है, लेकिन बनास के मैदान में कृषि होती है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ठीक है, सही बात है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 इसका सही है, 2 इसका आंसर हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें, अगर उत्खात स्थलाकृतिक पाई जाती है कहाँ पर, झालावाड़ और डूंगरपुर में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी बेसिन में, या धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। आपको पता होगा कि जो चंबल नदी है वो चंबल नदी प्रवेश कहाँ से करती है बच्चों, ठीक है। चंबल नदी की अगर हम बात करें तो फिर से मैं यहाँ पर राजस्थान बनाना चाहूंगा आपके समक्ष। यहाँ पर इस प्रकार से ये मान लीजिए राजस्थान है ना, ठीक से बने तो ठीक है, देख लेना भाई, ठीक है। ये राजस्थान है मान लीजिए। तो जो चंबल नदी है इस प्रकार से यहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ से चंबल नदी प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है भैंसनौड़गढ़, वहाँ से प्रवेश करती है और इस प्रकार से कोटा से बहती हुई यहाँ पर सवाई माधोपुर से बहती हुई, सवाई माधोपुर, कोटा और यहाँ करौली, धौलपुर से बहती हुई जाकर यमुना में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी, है ना। यमुना नदी आपको पता है यूपी में बहती है, गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे धौलपुर और सवाई माधोपुर से बह रही है, बिल्कुल बह रही है। यहाँ पर सवाई माधोपुर है और यहाँ पर धौलपुर है ना। यहाँ पर करौली है, धौलपुर है। तो यह जो नदी है ना, मैं ये क्यों बता रहा हूँ चंबल नदी के बारे में, क्योंकि यह जो उत्खात स्थलाकृति है ना, उस उत्खात स्थलाकृति की बात करें या बीहड़ की बात करें तो चंबल नदी ही ये स्थलाकृति बनाती है। और चंबल नदी बहती कहाँ से, धौलपुर और सवाई माधोपुर से बहती है, ठीक है। तो ये जिन क्षेत्रों से बहती है, इवन राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले हैं, जैसे यहाँ पर जो भी जिले मध्य प्रदेश के जो लगते हैं वो भी उत्खात भूमि का शिकार है। यहाँ से घुसती है भैंसनौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से उसके पहले। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भूमि है जिसको ये क्या करती है, बीहड़ या बंजर बना देती है। उत्खात भूमि का उत्खात स्थलाकृति यहाँ पर पाई जाती है। तो धौलपुर तथा सवाई माधोपुर इसके क्षेत्र में आते हैं और ये आंसर इसका सही हो जाएगा। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे। झालावाड़ से बीकानेर जब आप जा रहे हैं, झालावाड़ कहाँ है, आप अब देखिए झालावाड़ कहाँ पर है। झालावाड़ से बीकानेर की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या क्या यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, क्या क्या मिलेगा भाई। झालावाड़ से जब आप बीकानेर जाएंगे तो झालावाड़ पूर्वी राजस्थान में पड़ता है, बीकानेर पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो झालावाड़ जब पूर्वी राजस्थान में, पूरब से आप पश्चिम की तरफ सीधा सीधा यात्रा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ आप यात्रा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप पूरब से पश्चिम की तरफ यात्रा करेंगे ना, इस प्रकार से बीकानेर की तरफ यात्रा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर राजस्थान की, तो इस प्रकार से हम बात करें राजस्थान की, तो ये झालावाड़ है। झालावाड़ से आप बीकानेर की तरफ यात्रा कर रहे हैं, किस तरफ, झालावाड़ से बीकानेर की तरफ, है ना। झालावाड़ से बीकानेर की तरफ यात्रा करिए। चलिए, ये झालावाड़ है, झालावाड़ से आप बीकानेर की तरफ यात्रा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, हाड़ौती पठार मिल रहा है। ये पूरा का पूरा पठार क्या है, हाड़ौती का पठार है। तो हाड़ौती पठार आपका आ गया है यहाँ पर, सबसे पहले हाड़ौती आ गया। इसमें किसी में हाड़ौती नहीं है तो यही सही हो जाएगा, पहली बात तो। उसके बाद यहाँ पर बनास बेसिन है, चंबल के से की जो सहायक नदी है बनास, तो यहाँ पर बनास बेसिन पाई जाती है, तो बनास बेसिन। और फिर आपको मिलेगा यहाँ पर मध्य अरावली, है ना, अजमेर वाला भाग मिल जाएगा। अजमेर के बाद में आप जाएंगे बीकानेर, ठीक है, तो ये भाग मिलेगा। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है और राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है, ठीक है। सही की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। सही की बात अगर हम करें बच्चों तो
यहाँ पे ये कह रहा है कि राज्य के 61.11% जो भू क्षेत्र है उसमें पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। बिल्कुल सही बात है। जो रेगिस्तानी भाग है वह राजस्थान के 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है ना। अरावली पर्वतीय प्रदेश ये कह रहा है कि कितने पत्ते उस पे है, ये कह रहा है 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। नहीं, यहाँ पर 9.60 नहीं बल्कि ये लगभग 9% जो है इतने प्रतिशत भू क्षेत्र में अरावली प्रदेश का विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। तो पूर्वी मैदान की अगर हम बात करें तो ये 23.30 है। ठीक है, कितना है, 23.30 है, 23.3 नहीं बल्कि 23.30 है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार जो है बच्चों 7.30% भूभाग पर है। ठीक है, 7.30% भूभाग पर है, न कि 6.37 में। तो यहाँ पर ये तीनों गलत हो जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल एक आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान के अरगुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो यहाँ पर आपको पता है दत्तात्रेय का मंदिर वहां पर मिलता है गुरु शिखर के ऊपर। ठीक है, गुरु शिखर पर्वत पे किसका मंदिर पाया जाता है? दत्तात्रेय मंदिर, दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है जिसके नाम पर ये जो है कि क्या पड़ा है, गुरु शिखर पड़ा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका दत्तात्रेय सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले ऊंची, सबसे ज्यादा ऊंची, फिर उसके कम ऊंची, फिर उससे कम ऊंची, इस प्रकार से। सबसे ऊंची कौन सी है इसमें बताइए? कुंभलगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर, क्या है? ठीक है, ऊंचाई के जो है कि रूप में इसे अगर हम बात करें तो सबसे ऊंचा इसमें क्या होगा बच्चों? ठीक है, हाँ जी बताइए, सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है इसमें? हाँ जी, तारागढ़ कहाँ पर है बच्चों? तारागढ़ है आपका अजमेर में, है ना। सबसे ऊंची यहाँ पर इसमें तारागढ़ है, तारागढ़ अजमेर में है। और तारागढ़ की बात करें तो ये 873 मीटर ऊंची है। ठीक है, तारागढ़, तारागढ़ कितनी है? 873 मीटर ऊंची है। उसके बाद हम बात करते हैं कुंभलगढ़ की, है ना। उसके बाद कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कितनी है? अगर हम बात करें यहाँ पर कितना राजधानी ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, है ना, कुंभलगढ़ इससे थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा है, 1224 मीटर ऊंचा है। कितना है कुंभलगढ़? कुंभलगढ़ है बच्चों 1224 मीटर। कितना? 1224 मीटर की ऊंचाई पर है कुंभलगढ़ की। कितनी ऊंचाई है? 1224 मीटर है। उसके बाद इससे ऊंचा अचलगढ़ है ना। अचलगढ़ की ऊंचाई हम बात करें 1380 है। कितनी है? 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है अचलगढ़ की। और गुरु शिखर की 1722 है। ठीक है, कितनी है? 1722 मीटर। सबसे ऊंचा क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में था ये। ठीक है, बढ़ते क्रम में यानी तारागढ़ सबसे कम, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, फिर गुरु शिखर। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पर अरावली शिखर है और ये जिला है। रघुनाथगढ़ चोटी कहाँ पर है बच्चों? रघुनाथगढ़ कहाँ पर पाया जाता है? तो रघुनाथगढ़ की अगर हम बात करें तो रघुनाथगढ़ पाया जाएगा आपका कहाँ पर? सीकर। ठीक है, कहाँ पर है रघुनाथगढ़? सीकर में है। रघुनाथगढ़ की बात करें तो रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर में हो जाता है। शेर की बात करें तो सिरोही में है। जरगा की बात करें तो उदयपुर में है। और जयगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में है। जयगढ़ का किला जयपुर में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, आंसर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, भौतिक विभाग व जिला सुमेलित करना है। यहाँ पर भाकर, गिरवा, बागड़ और भागड़। ठीक है, तो यहाँ की अगर हम बात करें तो भौतिक विभाग और जिले की बात हम अगर करते हैं तो कौन सा क्वेश्चन सही होगा बच्चों? यहाँ पर
भाकर की बात करें तो भाकर जो है, भाकर कहाँ पर है, सिरोही में है, ठीक है। भाकर कहाँ है, सिरोही में है। उसके बाद हम बात करें गिरवा, तो गिरवा आपकी, गिरवा की जो पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में है, अभी हमने पहले भी देखा था। वागड़ बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले क्षेत्र को कहा जाता है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्र को। और बागड़ जो क्षेत्र है वो नागौर, नागौर यानी लूनी बेसिन वाला जो क्षेत्र है वो बागड़ क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा 3, 4, 1 और 2, ठीक है। 3, 4, 1, 2 की बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर। नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान में हॉर्सशू प्रकार की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, तो हॉर्सशू प्रकार यानी घोड़े की नाल है ना, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल के आकार की जो पहाड़ी है वो रामगढ़ गांव में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, रामगढ़ गांव में, झालावाड़ में पाई जाती है ना, ठीक है। रामगढ़ गांव में पाई जाती है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी भी पाई कहते हैं इसको, है ना। चलो नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो यहाँ पर सुमेलित करना है डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र स्थानीय नाम से जाना जाता है। किसको स्थानीय नाम से जाना जाता है यहाँ पर, तो अगर हम बात यहाँ पर करें कि सुमेलित करना है यहाँ हाँ जी, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है उसे वागड़ नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वागड़ नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करें डूंगरपुर पूर्वी सिरोही वाला जो क्षेत्र है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो भोमट नाम से जानते हैं, ठीक है। अरावली पर्वतीय जो आपका आबू पर्वत खंड है उसे हम लोग अर्बुद के नाम से जानते हैं। और कोटा बूंदी एवं बारा वाला क्षेत्र जो है कि किस नाम से जाना जाता है, वागड़ नाम से जाना जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 2 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात हम लोग करें कि उत्तरी अरावली कहाँ पर है। उत्तरी अरावली ये इसमें जो शिखर है, पर्वत शिखर, ये यहाँ पर देखना है अपने को कि जो पर्वत शिखर है ये कहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें उत्तरी अरावली कहाँ पर, ये भानगढ़ कहाँ पर है, उत्तरी अरावली में, ठीक है। भानगढ़ कहाँ है, उत्तरी अरावली में है ना। उसके बाद हम बात करें मध्य अरावली, तो तारागढ़ कहाँ है, मध्य अरावली में है। और ऋषिकेश दक्षिणी अरावली में, ठीक है। ऋषिकेश दक्षिणी अरावली में है। 3, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है, तो यह प्रदेश अवस्थित है हाड़ौती का पठार, जो कोटा बूंदी बारा वाला जो क्षेत्र है वहीं पर रामगढ़ का पठार, रामगढ़ की पहाड़ियां पाई जाती हैं। झालावाड़ क्षेत्र है ना, बारा में, ठीक है, बारा में रामगढ़ की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाता है आपका। मुकुंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में है, तो मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर है, बताइए जल्दी फटाफट। जयपुर में, अलवर में, कहाँ पर है मुकुंदरा की पहाड़ियां। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, है ना। उसके बाद हम लोग कल फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में आएंगे। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जल्दी बता दीजिए कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। हाँ जी, जयपुर, बांसवाड़ा, कोटा या अलवर, है ना। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा में पाई जाती हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपका आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है ना। इस प्रकार से हमसे जुड़िए, कल फिर से मुलाकात होगी नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।